हेलो दोस्तों, ब्लडी संडे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है जय और आज मैं आपको डराने के लिए सब्सक्राइबर्स की भेजी कुछ सच्ची बेहद डरावनी कहानियां लेकर आया हूं। तो खुद भी सुनिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और मजा लीजिए इन सच्ची डरावनी कहानियों का। मेरा नाम कुलदीप है। ये मेरे भैया के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात कुछ साल पहले की है। तब मेरे भैया पेशे से एक ट्रक ड्राइवर थे। उस रात भैया ट्रक में सामान लाद कर राजस्थान के बीकानेर की तरफ रवाना हुए थे। ट्रक को चलाते हुए भैया मेन हाईवे से शॉर्टकट की तरफ ट्रक को मोड़े ही थे कि तभी ट्रक के सामने कई सारे कुत्ते आ गए और बेवजह ही ट्रक को देखकर भौंकने लगे। वो देखकर भैया को कुछ समझ तो नहीं आया और हॉर्न मारते हुए भैया ने ट्रक को आगे रास्ते की तरफ बढ़ा दिया। लेकिन तब भैया ने जो देखा वो देखकर भैया के रोंगटे खड़े हो गए। रास्ते पर तेज रफ्तार से भागता ट्रक उन कुत्तों के आर पार हो गया और फिर तभी भैया की नज़र ट्रक के साइड मिरर में पड़ी तो भैया ने देखा कि वो कुत्ते अब अपने असली रूप में आ चुके थे और वो नरभक्षी पिशाच गाड़ी की रफ्तार से ट्रक का पीछा करते हुए अजीबोगरीब आवाजें निकाल रहे थे। उन पिशाचों को ट्रक का पीछा करते देख भैया के पसीने छूटने लगे, मगर फिर भैया ने हिम्मत दिखाते हुए ट्रक की स्पीड को बेहद तेज कर दिया और कुछ ही देर में रास्ते पर तेजी से भागता ट्रक कई किलोमीटर का रास्ता पार कर गया। और तब भैया ने ट्रक के साइड मिरर में देखा तो अब उन्हें वो नरभक्षी पिशाच ट्रक का पीछा करते हुए नजर नहीं आए। वो देखकर भैया की जान में जान आई और फिर जैसे तैसे करके भैया ने वो सफर तय किया। दोस्तों, इस घटना के कुछ दिन बाद जब भैया घर वापस आए तो उन्होंने हमें ये पूरी घटना बताई। भैया की बातें सुनकर हम सभी सकते में आ गए और फिर मैं और भैया हमारे गांव के एक भगत के पास गए और भैया ने गांव के भगत को अपने साथ घटी सारी घटना बताई। भैया की बातें सुनकर भगत ने भैया का हाथ देखा और फिर कुछ देर मौन रहने के बाद भगत ने बताया कि उस रात तुम्हारा सामना छलावे से हो गया था, मगर तुम्हारे सितारे बेहद मजबूत हैं, जिस वजह से वो छलावा तुम पर हावी नहीं हो सका, वरना ऐसे खतरनाक छलावे लोगों की जान तक ले सकते हैं। भगत की बातें सुनकर मैं सहम सा गया। खैर दोस्तों, आज इस घटना को हुए कई साल बीत गए हैं, लेकिन फिर कभी मेरा या मेरे भैया का सामना इन बुरी बलाओं से नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये थी मेरे भैया के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम विक्रांत है। ये मेरे और मेरे मम्मी के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात तकरीबन 14-15 साल पहले की है। मैं तब बहुत छोटा था। मेरी उम्र लगभग 6 से 7 साल की रही होगी। तब मेरे पापा बाहर शहर में नौकरी करते थे और मैं मेरी माँ के साथ गांव में रहता था। पिछले महीने ही कुएं में गिरने से मेरी दादी की दर्दनाक मौत हो गई थी। दादी की मौत पर घर पर मातम पसरा हुआ था। दादी की मौत के 1-2 दिन बाद ही पड़ोस के एक आदमी की भी रहस्यमय ढंग से उस कुएं में गिरने से मौत हो गई। कुएं से उस आदमी की लाश को बाहर निकालने के लिए एक आदमी कमर पर रस्सा बांधकर कुएं में उतरा। बाकी गांव वालों के साथ हम सब भी
कुएं के पास ही खड़े थे। मेरी आंखों के सामने ही कुएं पर तैरती हुई उस आदमी की पानी से फूली हुई लाश को बाहर निकाला गया। उस आदमी की पत्नी अपने मरे हुए पति की लाश को देखकर रोते बिलखते हुए उस आदमी के सीने से लिपट गए। गांव के उस कुएं में हुई 2 लोगों की मौत के बाद गांव वालों ने फैसला किया कि इस कुएं को ढक दिया जाए और फिर गांव वालों ने मिलकर उस कुएं को हमेशा के लिए बंद कर दिया। और फिर तभी से हर रात गांव में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। हर रात उस कुएं में से किसी के रोने और चीखने की आवाजें सुनाई देती थी। हमारे पूरे गांव में उस भूतिया कुएं को लेकर दहशत का माहौल फैला हुआ था। और फिर एक रात जब मैं अपने घर पर अपनी मां के साथ कमरे में सो रहा था, तब आधी रात तकरीबन 2-2:30 बजे के आसपास अचानक मेरी नींद खुल गई। मैं उठा और पानी पीने के लिए किचन की तरफ गया। मैंने पानी की बोतल फ्रिज से निकाली ही थी कि तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने पीछे पलटकर देखा तो मेरे पीछे कोई नहीं था। तो इसे अपना वहम समझकर मैंने जैसे ही बोतल से पानी पीने के लिए अपने सर को ऊपर उठाया तो घर की छत पर मैंने जो देखा वो देखकर मेरे पानी की बोतल मेरे हाथ से छूट गई और मैं लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। घर की छत पर मैंने अपनी मरी हुई दादी के साये को देखा, जो कि इतना भयानक था कि उसे देखकर मेरी मरण तौल चीख निकल पड़ी। मेरी चीखें सुनकर मां भागते हुए कमरे से बाहर आ गई और मां ने भी उस दिल दहला देने वाले साये को घर की छत पर रेंगता हुआ देखा। वो देखकर मां भी खौफ से चीखने चिल्लाने लगी और तभी वो साया मां के ऊपर चढ़ गया और अगले ही पल उस साये ने मेरी मां की गर्दन पकड़ ली और फिर मेरी दादी का प्रेत मां को घसीटते हुए घर से बाहर ले गया। मैं रोते बिलखते हुए मां के पीछे दौड़ा, मगर मैं छोटा सा बच्चा मां की कोई मदद कर पाता कि तभी वो मेरी दादी का प्रेत मां को लेकर उसी भूतिया कुएं में कूद गया। मां की वो आखिरी दर्द भरी चीखें सुनकर गांव के लोग अपने घरों से बाहर आ गए और फिर गांव वालों के पूछने पर मैंने रोते बिलखते हुए गांव वालों को पूरी बात बताई। मेरी बातें सुनकर गांव वाले भी सकते में आ गए और फिर गांव वालों की मदद से बगल के गांव के एक तांत्रिक को बुलाया गया और फिर पूरी घटना सुनकर उस तांत्रिक ने बताया कि इस बच्चे की दादी की आत्मा प्रेत योनि में चली गई है और प्रेत सबसे पहले अपने परिवार को खाता है, लिहाजा अब इस बच्चे और इसके पिता की जान को खतरा है। उस तांत्रिक की बात सुनकर गांव वालों ने इसका उपाय पूछा तो तांत्रिक ने बताया कि इसके पिता को पूरी घटना की सूचना दो और इसके पिता को फौरन गांव में बुलाओ। तांत्रिक ने जैसा कहा गांव वालों ने ठीक वैसा ही किया और फिर मुझे और पापा को साथ बिठाकर उस तांत्रिक ने कोई तांत्रिक पूजा की, जिसके पूरे हो जाने के बाद उस तांत्रिक ने हम दोनों के गले में एक एक ताबीज डाला और उस कुएं को दोबारा ठीक ढंग से बंद करवाया और फिर उस तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़ते हुए उस कुएं को एक लंबे से काले धागे से बांध दिया और फिर उस तांत्रिक ने कहा कि भूल कर भी कोई इस कुएं के आसपास नहीं आएगा और इस धागे को कोई कतई हाथ नहीं लगाएगा। दोस्तों, आज इस घटना को हुए 14-15 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी इस घटना को और मेरी मां की
उन आखिरी दर्द भरी चीखों को याद करके मेरा दिल दहल उठता है। तो दोस्तों, ये थी मेरे और मेरी माँ के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम मनदीप है। मैं पंजाब में रहता हूँ। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात आज से तकरीबन 7 साल पहले की है। मैं उस रात ऑफिस का काम खत्म करके वापस घर लौट रहा था। मैंने कार की स्पीड को बेहद तेज कर रखा था। उस रात रास्ते पर इक्का दुक्का गाड़ियां ही नजर आ रही थी। मैं रास्ते पर कुछ दूर आगे निकला तो मैंने देखा रास्ते के किनारे एक औरत खड़ी थी जो हाथ का इशारा करते हुए मुझे रुकने को कह रही थी। लेकिन मेरी गाड़ी की स्पीड काफी तेज थी, लिहाजा मैंने गाड़ी को रोकना ठीक नहीं समझा और उस औरत को नजरअंदाज करते हुए आगे निकल गया। फिर मैं रास्ते पर कुछ दूर आगे निकला ही था कि तभी मैंने एक और मर्तबा रास्ते के किनारे उसी औरत को देखा। इस बार भी वो औरत हाथ का इशारा करते हुए मुझे रुकने को कह रही थी। वो देखकर मुझे समझते देर नहीं लगी कि वो कोई औरत नहीं बल्कि एक छलावा है जो मुझे अपनी चपेट में लेना चाहता है। अब मैं समझ चुका था कि चाहे जो हो जाए मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा। लेकिन तभी मेरी नज़र गाड़ी के साइड मिरर में पड़ी तो मैंने देखा कि वो औरत गाड़ी की रफ्तार से हवा में तैरती हुई मेरी गाड़ी का पीछा कर रही है। वो देखकर मैं डर से कपकपाने लगा, मगर फिर भी जैसे तैसे करके मैंने खुद को संभाला और गाड़ी पर संतुलन बनाए रखा। फिर कुछ ही देर में मैं मेरे घर के ठीक सामने पहुंच चुका था। मैंने एक बार फिर से घबराते हुए गाड़ी के साइड मिरर में देखा। वो औरत गाड़ी के ठीक पीछे हवा में तैर रही थी। गाड़ी के साइड मिरर में उसका वो भयानक चेहरा मेरी आंखों के सामने था। उसकी जीभ उसके मुंह से बाहर निकली हुई थी और तो और उसका पूरा चेहरा सड़ा गला हुआ था। वो देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसके चेहरे को कुचलती हुई कई सारी गाड़ियां उसके ऊपर से निकली हों। घर के पास कार रोक के मैं चुपचाप बस कार में बैठा हुआ था। मुझमें इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं घर पर फोन करके घर वालों को पूरी बात बताकर उनकी मदद ले सकता। मेरा पूरा शरीर मानो जम सा गया था। मैं चुपचाप गाड़ी के अंदर बैठा ही था कि तभी मुझे उस चुड़ैल की भयानक आवाज सुनाई दी। वो कह रही थी कि तेरी किस्मत अच्छी है जो आज तूने गाड़ी नहीं रोकी, और अगर तू गाड़ी से बाहर आ जाता तो मैं तेरे सर को तेरे धड़ से अलग कर देती। और फिर आगे उस चुड़ैल ने कहा कि अभी तो मैं जा रही हूं, मगर याद रखना मैं फिर आऊंगी। और फिर इतना कहते ही वो चुड़ैल हवा में धुआं बनकर गायब हो गई। मैंने वो पूरी रात अपनी गाड़ी में ही बिताई और सुबह होते ही मैं भागकर अपने घर में घुस गया। घर वालों के पूछने पर मैंने उन्हें पूरी बात बताई। मेरी बातें सुनकर घर वाले भी सत्ते में आ गए। दोस्तों, आज इस घटना को हुए 7 साल बीत चुके हैं, मगर खुदकिस्मती से मेरा फिर कभी दोबारा उस चुड़ैल से सामना नहीं हुआ। मगर उस रात जाने से पहले उसने कहा था कि वो फिर आएगी। बस इसी बात की वजह से मैं आज भी खौफ के साए में हूं। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं।
मेरा नाम अतुल है। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात कुछ साल पहले की है। मैं तब 22 साल का था। पेशे से मैं एक बेरोजगार आदमी था। आए दिन मेरे घर वाले मुझे निकम्मा कहकर खरी खोटी सुनाते थे। घर वालों की रोज रोज की गालियां और ताने सुनकर एक दिन मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैंने गुस्से से अपनी जरूरत का सामान बैग में पैक करके घर वालों से कहा कि आज ही मैं घर छोड़कर शहर जा रहा हूं और मैं तभी लौटूंगा जब मुझे शहर में कोई ढंग की नौकरी मिल जाएगी, वरना मैं मर जाऊंगा पर घर नहीं लौटूंगा। फिर मेरी बातें सुनकर घर वालों ने अपना गुस्सा भुलाकर मुझे रोकने की बहुत कोशिशें की, मगर मैंने गुस्से में किसी की एक भी ना सुनी और घर से सीधा शहर जाने के लिए मैं स्टेशन पहुंचा। कुछ ही देर में शहर के लिए ट्रेन स्टेशन पर आ गई। लिहाजा मैं जल्दी से ट्रेन में चढ़ा और अपनी बर्थ पर जाकर बैठ गया। कुछ ही देर में ट्रेन चल पड़ी और मैं भी अपनी बर्थ पर लेटकर सफर का आनंद लेने लगा। फिर तकरीबन 1.5 घंटे बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। ट्रेन के स्टेशन पर रुकने पर मेरी बोगी के लगभग आधे से ज्यादा लोग वहीं स्टेशन पर उतर गए और फिर मैंने देखा कुछ नई सवारियों के साथ एक अघोरी मेरी बोगी में चढ़ा। उस अघोरी ने सिर्फ गुप्त आंगों पर ही एक कपड़ा पहना हुआ था और बाकी उसका पूरा शरीर राख और भभूत से सना हुआ था। माथे पर 3 लाल रेखाएं उसके बनी हुई थी और हाथ में उस अघोरी ने एक बड़ा सा त्रिशूल पकड़ रखा था। मैं उस अघोरी को देखकर बेहद ही अजीब महसूस कर रहा था और मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि ये अघोरी मुझसे कहीं दूर जाकर बैठे। कि तभी वो अघोरी मेरे सामने वाली बर्थ पर आकर बैठ गया। वो देखकर मुझे समझ आ गया कि मेरा आज का दिन ही खराब है और तभी उस अघोरी ने मुझे मेरे नाम से बुलाया। उसने कहा कि अतुल, तुम हमारी दुनिया के लिए बने हो। मुझे पता है कि तू घर छोड़कर आया है। चल मेरे साथ अघोरियों की दुनिया में चल। उस अघोरी से मेरा नाम सुनकर एक पल के लिए मैं सहम सा गया, लेकिन फिर आगे जब उस अघोरी ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूं, मगर उसके लिए तुम्हें मेरे साथ अघोरियों की दुनिया में चलना पड़ेगा। उस अघोरी की बातें सुनकर मैंने उससे कहा कि बाबा, क्या आप मुझे ढेर सारा पैसा दे सकते हैं? तो उस अघोरी ने मुझसे कहा कि तू जो चाहेगा तुझे वो सब मिलेगा। उस अघोरी की बातें सुनकर मैं उसके साथ उसकी दुनिया में चलने के लिए तैयार हो गया। कुछ ही देर में ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी। तभी उस अघोरी ने मुझसे कहा कि चल, हमें यहीं उतरना है। फिर मैं उस अघोरी के साथ ट्रेन से नीचे उतर गया। फिर उस अघोरी ने मुझसे कहा कि तू बस चुपचाप मेरे साथ मेरे पीछे पीछे चलता जा। उस अघोरी के कहे अनुसार मैं भी चुपचाप उसका पीछा करते हुए बस चले जा रहा था। कुछ ही देर में हम गंगा के किनारे शमशान घाट पर, जहां लोगों का दाह संस्कार किया जाता है, मैं उस अघोरी के साथ शमशान घाट पहुंच चुका था। वहां पर हर तरफ खुला मैदान था और दूसरी तरफ से गंगा मां बह रही थी। साथ ही मेरे ठीक सामने सैकड़ों चिताएं जल रही थी। शमशान घाट से कुछ ही दूरी पर घना जंगल था। फिर उस अघोरी ने मुझसे कहा कि हमें इस जंगल में चलना है और फिर इतना कहते ही
वो अघोरी आगे जंगल की तरफ बढ़ने लगा। कुछ ही देर में मैं उस अघोरी के साथ जंगल के अंदर पहुंच चुका था। फिर जंगल के कुछ और भीतर जाने पर मुझे एक बड़ी सी कुटिया दिखी, जहां पर सैकड़ों अघोरी मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे एक शेर अपने शिकार को देखता है। मैं काफी घबराया हुआ था। तभी मेरे साथ चल रहे उस अघोरी ने मुझसे कहा कि इनसे डरने की जरूरत नहीं है, ये सब हमारे ही लोग हैं। उस अघोरी की बात सुनकर मैंने थोड़ी राहत की सांस ली। फिर वो अघोरी मुझे उस कुटिया के अंदर ले गया। उस कुटिया के चारों तरफ कई सारे नरकंकाल बिखरे पड़े थे। मैं उस कुटिया के एक कोने पर जाकर बैठ गया और फिर उस अघोरी ने मुझसे कहा कि तुम यहीं कुटिया के अंदर बैठो, हम सब अघोरी तुम्हारे लिए धन लेकर आते हैं। और फिर वो सैकड़ों अघोरी वहां से चले गए। मैं चुपचाप कुटिया पर बैठा ही था कि तभी मुझे किसी आदमी की हल्की हल्की कराहने की आवाज सुनाई दी। मैंने ध्यान देकर सुना तो वो कराहने की आवाज मेरे पैरों के नीचे से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उस कुटिया के नीचे कई सारे आदमी हैं जो कि दर्द से कराह रहे हैं। मैंने ध्यान देकर देखा तो उस कुटिया के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर का पहिया रखा था। मैंने पूरी ताकत से उस पत्थर को खिसकाया और तब जो मेरे सामने आया वो देखकर मेरे तो मानो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। मैंने देखा उस पत्थर के नीचे एक बड़ा सा गड्ढा था जिस पर मेरे ही जैसे कई सारे लोग विभत्स हालत में पड़े थे। किसी के पैर कटे हुए थे तो कई मुर्दों की लाशें सड़ी गली अवस्था में उस गड्ढे पर पड़ी थी। उस गड्ढे में मेरी तरफ देखता एक आदमी चीख कर बोला, भाग सकते हो तो भाग जाओ, वरना ये नरबच्ची अघोरी तुम्हें भी हमारी तरह कच्चा चबा जाएंगे। ये अघोरी आदमखोर भेड़िए हैं जो सिर्फ इंसानी मांस पर पल रहे हैं। और फिर वो आदमी चीख चीख कर सिर्फ एक ही बात बोल रहा था कि भाग सकते हो तो भाग जाओ, भाग जाओ। उस आदमी की दिल दहला देने वाली बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं चीखता चिल्लाता हुआ उस कुटिया से बाहर निकला। और बाहर मैंने जो देखा वो देखकर मेरे पसीने छूटने लगे। मैंने देखा मेरे ठीक सामने वो सैकड़ों अघोरी खड़े थे जिनके चेहरे खून से सने हुए थे और वो किसी अधजले आदमी के मांस के लोथड़ों को चबा चबा कर खा रहे थे। मुझे यूं घबराया और डरा सहमा देखकर वो अघोरी समझ गया कि मुझे उनकी असलियत पता चल गई है। उसने बाकी अघोरियों को मुझे पकड़ने का इशारा किया और तभी पूरी जान लगाकर मैं वहां से भागा। वो सैकड़ों अघोरी जानवरों की तरह गुर्राते हुए और चीखते चिल्लाते हुए मेरे पीछे आ रहे थे। मेरे सर पर मेरी मौत नाच रही थी। जैसे तैसे करके मैं उस जंगल से भागते हुए उस जंगल से बाहर निकला। अब तक गहरी काली रात हो चुकी थी। रात के उस अंधेरे में मैं खौफ से चीखता चिल्लाता हुआ बस आगे की तरफ दौड़ा जा रहा था। ना मुझे रास्ते की सुध थी और ना ही मैं कुछ सोच पाने की हालत में था। वो अघोरी अब भी मेरे पीछे थे। मैं भाग ही रहा था कि तभी मेरा पैर एक बड़े से पत्थर से टकरा गया और मैं लड़खड़ाकर शमशान घाट की उस जमीन पर गिर पड़ा। और तभी मेरा पीछा करता हुआ एक अघोरी मेरे करीब आ गया और एक झटके से वो अघोरी मेरे ऊपर चढ़ गया और उसने अपने
लंबे नुकीले दांत मेरी गर्दन पर घुसा दिए, जिस वजह से मेरी मरणतौल चीख निकल गई। मगर मेरी चीख का उस बेरहम अघोरी पर कोई फर्क नहीं पड़ा और वो जानवरों की तरह मेरे मांस के लोथड़ों को नोच नोच कर चबाने लगा। कहते हैं जब मौत सामने हो तो इंसान में मौत से लड़ने की ताकत आ जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने दर्द से कराहते हुए उस अघोरी के पेट पर एक जोरदार लात मारा और मैंने दोबारा पूरी हिम्मत के साथ दौड़ना शुरू कर दिया। भगवान की दया से मेरी हिम्मत रंग लाई और मुझे कुछ दूर आगे जाते ही हाईवे नजर आया। भागते हुए जब मैं हाईवे पर पहुंचा तो एकाएक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मैं चक्कर खाकर वहीं बेहोश हो गया। और फिर इसके आगे क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। जब मुझे होश आया तब मैं हॉस्पिटल में था। मेरे पूछने पर डॉक्टर ने बताया कि एक आदमी को आप हाईवे के किनारे बेहोश पड़े मिले थे, तो वो भाई साहब आपको अपनी कार पर लेटाकर यहाँ हॉस्पिटल लेकर आए हैं और आपको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। फिर मैंने मन ही मन उस नेक भले आदमी को धन्यवाद कहा। डॉक्टर ने मेरी गर्दन पर और बाकी हिस्सों पर लगे घावों पर पट्टी कर दी। जब मैंने फीस का पूछा तो डॉक्टर ने बताया कि आपकी फीस भी वही भाई साहब जमा कर दिए हैं। डॉक्टर की बात पर मुझे एक पल के लिए तो यकीन ही नहीं हुआ कि आज भी दुनिया में ऐसे नेक दिल लोग बसते हैं। खैर, फिर जैसे तैसे मैं स्टेशन पहुंचा और वापस घर के लिए मैं ट्रेन पर बैठा। फिर जब मैं घर पहुंचा तो मैंने घर पर सभी लोगों से माफी मांगी। दोस्तों, मैं समझ चुका हूं कि घर से अच्छी दुनिया में कोई दूसरी जगह नहीं है। मेरे घावों को देखकर जब घर वालों ने पूछा तो मैंने उन्हें पूरी बात बताई। मेरी बातें सुनकर घर वाले भी सत्ते में आ गए। दोस्तों, आज इस घटना को हुए कई साल बीत गए हैं। भगवान की कृपा से आज मेरा खुद का अपना बिजनेस चल रहा है और आज मैं और मेरा परिवार बेहद खुश हैं। लेकिन आज भी इस घटना को याद करके मेरा दिल दहल उठता है। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम सौरभ है। ये मेरे और मेरे दोस्त प्रतीक के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात 3 साल पहले की है। मैं और प्रतीक काम की तलाश में पंजाब गए हुए थे। रात के तकरीबन 2:30 बजे के आसपास हम दोनों स्टेशन पर उतरे और उस रात हमने किसी होटल पर रुक जाने का फैसला किया। एक ऑटो रिक्शा वाले के साथ हम एक होटल पर पहुंचे। उस होटल पर जब हमने होटल रिसेप्शनिस्ट से एक रात के लिए रूम की बात की तो उसने कहा कि सॉरी सर, कम से कम 1 हफ्ते के लिए ही रूम बुक हो सकता है। उस रिसेप्शनिस्ट की ये बात सुनकर मैंने उससे कहा कि तो मैडम, आप किसी दूसरे होटल का पता बता दीजिए जहां पर रूम 1 रात के लिए अवेलेबल हो। दरअसल वो क्या है कि हम दोनों यहाँ पर नए हैं और काम की तलाश में यहाँ पर आए हैं। जहाँ कहीं भी काम मिल जाएगा हम उसी के आसपास एक कमरा रेंट पर ले लेंगे। मैं होटल रिसेप्शनिस्ट से ये बातें कर ही रहा था कि तभी वहाँ होटल मैनेजर आ गया और उसने आते ही होटल रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि यहाँ क्या चल रहा है। तो उसने कहा कि सर, इन्हें 1 रात के लिए रूम बुक करना है। तो वही मैं इन्हें बोल रही थी कि यहाँ पर रूम अवेलेबल नहीं है। होटल रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर होटल मैनेजर
कुछ देर के लिए तो शांत रहा, लेकिन फिर उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा कि रूम अवेलेबल है, रूम नंबर 13। होटल मैनेजर के रूम नंबर 13 का नाम लेते ही रिसेप्शनिस्ट सहम सी गई और उसने दबी आवाज में मैनेजर से कहा कि आर यू श्योर सर, रूम नंबर 13? तो मैनेजर ने कहा कि बिल्कुल, आई एम श्योर। और फिर मैनेजर ने वेटर को बुलाया और कहा कि इन्हें रूम नंबर 13 पर छोड़कर आओ। मैनेजर की बात पर वेटर हमें रूम नंबर 13 के पास ले गया। वहां पहुंचकर हम दोनों ने देखा कि बाकी सारे रूम खुले हुए थे, मगर रूम नंबर 13 पर एक बड़ा सा ताला डला हुआ था। वो देखकर मैंने वेटर से पूछा कि क्या भाई, ये इस रूम पर ताला क्यों डला हुआ है? क्या ये रूम डेली यूज नहीं होता है? तो वेटर पहले तो शांत रहा, फिर कुछ सोचकर बोला कि सर, मैं यहाँ पर नया हूँ, मुझे इस बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। इतना कहकर वेटर रूम खोलकर वापस चला गया। हम दोनों को कुछ समझ तो नहीं आया, पर एक अजीब सी शंका थी जो हम दोनों के समझ में नहीं आ रही थी। खैर, फिर हम दोनों रूम के अंदर दाखिल हुए और रूम के अंदर पहुंचने पर हमने फ्रेश होकर नाश्ता किया और फिर हम दोनों सोने के लिए लेट गए। आधी रात तकरीबन 2:30 बजे किसी के रोने और चीखने की आवाज़ से मेरी आंख खुल गई और तब मैंने देखा कि प्रतीक कमरे के एक कोने पर पड़ा रोता चीखता हुआ मुझे उसकी मदद के लिए बुला रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि प्रतीक किस बात को लेकर इतना डरा सहमा हुआ था, और तभी प्रतीक ने हाथ उठाते हुए मुझे मेरे पीछे देखने का इशारा किया। लिहाजा मैंने पीछे पलटकर देखा और तब मैंने जो देखा वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा मेरे पीछे तकरीबन 7 फीट का लंबा और खौफनाक विकराल ब्रह्म राक्षस खड़ा था, जो कि बेहद भयानक था। और फिर इससे पहले कि मुझे कुछ समझ आता कि तभी उस ब्रह्म राक्षस ने मेरी गर्दन पकड़ ली और मुझे उठाकर जमीन पर पटक दिया। और फिर तभी उस ब्रह्म राक्षस ने प्रतीक का सर उसके धड़ से अलग कर दिया। वो खौफनाक मंजर देखकर मेरी मरणतौल चीख निकल गई और मैं जैसे तैसे भागकर दरवाजे के पास पहुंचा और एक झटके से मैं कमरे का दरवाजा खोलते हुए उस होटल से बाहर निकला। होटल के बाहर कुछ ही दूरी पर मुझे एक बड़ा सा हनुमान मंदिर दिखा। मैं भागते हुए उस मंदिर के अंदर चला गया और फिर वो पूरी रात मैंने हनुमान जी के मंदिर में बिताई। और अगले ही दिन मैंने स्टेशन से ट्रेन पकड़ी और वापस अपने घर आ गया। घर पर मैंने इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। तो दोस्तों, ये थी मेरे और मेरे दोस्त प्रतीक के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ आपको कहानियाँ पसंद आए होंगे। ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए ब्लडी संडे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।